नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 21 जनवरी 2022 यानी 21 जनवरी 2022 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसी के क्वेश्चन पेपर का आज हम आंसर बताने वाले हैं। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर का हम डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन भी करेंगे, उसका सही आंसर भी बताएंगे। यह जो होगा वह पेपर 1 अभी कर रहे हैं। जैसे ही मेरा पेपर 1 खत्म होगा फिर पेपर 2 की भी शुरुआत कर दी जाएगी। यह परीक्षा जो है 17 दिसंबर 2021 को होने वाली थी, लेकिन टेक्निकल समस्या की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। पुनः यह परीक्षा सबसे अंत में यानी कि 21 जनवरी 2022 को संपन्न की गई थी। तो जितने भी अभ्यर्थी है 21 जनवरी 2022 वाले वो सभी जुड़ जाइए, ताकि आप जो है अपने परीक्षा में रिस्पांस क्या दिए हैं उसे सही तरीके से मिलान कर सके। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 21 जनवरी 2022 को परीक्षा दिए थे, कृपया करके आप जल्दी से जल्दी आके जुड़ जाइए। और जो अभ्यर्थी अभी जुड़े हुए हैं वह इस लिंक को कुछ ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वहां के अभ्यर्थी जो 21 जनवरी 2022 को परीक्षा दिए थे वो अपना आंसर मिलान कर सके। हमने इससे पहले सभी पेपर 1 डिस्कशन कर दिया, सीडीपी और मैथ। 21 जनवरी से पहले जितनी भी परीक्षा हुई थी सभी के पेपर 1 का डिस्कशन हो चुका है। ईवीएस हिंदी का डिस्कशन जो है पीछे से आ रहा है, मतलब सर डाल रहे हैं, वह भी जो है धीरे धीरे करके आपको मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल 30 जनवरी तक आपको 30 दिसंबर तक आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। बाकी देर रात तक आपको 31 और 1 जनवरी का भी ईवीएस और हिंदी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके बाद संस्कृत करवाया जाएगा, फिर इंग्लिश करवाया जाएगा और पेपर 2 भी एक तरफ से धीरे धीरे करके करवाया जाएगा। 2 से 4 दिन में ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। आप ऑफिशियल आंसर की से भी अपना आंसर मैच कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 1-2 नंबर का ही फर्क होगा, बहुत होगा तो 3 से 4 नंबर का फर्क होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो आंसर बताएंगे वो 99.99% करेक्ट बताएंगे। ठीक है, 1-2-3 नंबर के लिए जो है आगे पीछे होगा, ये चलेगा। ठीक है बेटा, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप आंसर मिलाइए। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। अब हम चलते हैं 21 जनवरी 2022 के पीडीएफ की तरफ और करते हैं वहां पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बढ़ते हैं हम अपने पीडीएफ की ओर। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए, यह जो परीक्षा है वो 21 जनवरी 2022 को संपन्न हुई थी। यहां पर यह बात लिखी हुई है, टेस्ट डेट जो है 21 जनवरी 2022 को हुई थी। पेपर फर्स्ट देख रहे हैं जिसमें हिंदी और संस्कृत है। अभी हम जो कराएंगे सीडीपी और मैथमेटिक्स कराएंगे। जल्दी जल्दी जो है आप अपना आंसर भी मिलाते हुए चलेंगे। अब हम आते हैं सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1। सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, एकदम सही आंसर है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2 गलत है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है जटिलता से सरलता, ये गलत है। सरलता से जटिलता होता है। यहां पर हो रहा है विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, यह बात भी एकदम सही है। और चौथा है जो विद्यार्थियों के प्रति प्रतिद्वंदता रूपी संस्कृति पैदा करे, यह भी बात गलत है। लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो अपसारी चिंतन को क्या दे, प्राथमिकता दे। यहां पर बोल रहा है तो प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है यहां पर, अपसारी चिंतन। लेकिन इससे अगर बेस्ट आंसर देखा जाए तो वो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो बेस्ट जो उत्तर होगा इसका वह होगा 1 के बजाय ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर प्राथमिकता की बात जो लिख दिया इसी वजह से आंसर 1 गलत होता है। हम बढ़ते हैं आंसर 3 की तरफ और हमारा जो सही उत्तर मिला वो मिला आंसर कौन सा? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डाइस की महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार और दंड होगा नहीं, अनुवांशिकता होगा नहीं, अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगा नहीं। ठीक है, ये तीनों निगेटिव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? कक्षा कैसा है? बाल केंद्रित, जहां पर बच्चों का स्थान क्या हो, प्रमुख हो। इसमें क्या दंड होगा? नहीं होगा। क्या किसी भी तरह पाठ्यक्रम को समाप्त कर दे, क्या ये होगा? नहीं होगा। निरंतर वाला होगा? नहीं होगा। सही आंसर है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो इसके लिए डायरेक्ट सीधा सा आंसर है, हमने क्लासरूम में भी पढ़ाया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, और बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हैं और उसको हम उसी के अनुसार शिक्षा देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये जो तीनों देख रहे हैं ना, ये गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर कहती है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। देखिए घोड़े को कुत्ता कहता है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो घोड़े को कुत्ता कह रहा है ना, तो सही आंसर कौन सा होगा? आत्मसातकरण या फिर समावेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी और सब नहीं होगा। प्रतीकात्मकता, पदार्थ अस्थायित्व, अस्थागित अनुकरण, ऐसा नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया क्या दर्शाता है? तो अध्यापक जो है लिंग पक्षपात कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर गलत का बात है, तो देखिए अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब अधिगम लगातार चलते रहता है। बिल्कुल सही है ना, अधिगम हमेशा चलता रहा, आप नहीं चाहकर भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये तो सही है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, यह भी सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, यह बात गलत है। अप्रासंगिक है बोल रहा है, मतलब अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है होता तो ये उत्तर सही होता। अप्रासंगिक है, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। यह बात भी सही लिखा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। गलत पूछ रहा है तो गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, इसलिए इसका यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के योग्य नहीं है। देखिए बच्चे को अगर बार बार बोलिएगा कि आप पढ़ने के योग्य, सीखने के योग्य नहीं है, तो इससे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे बच्चे के ऊपर क्या होता है, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित यानी निष्प्रेरित हो जाएगा। बाकी 2, 3 और 4 आंसर नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की क्या बताए हैं? काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। यह बताए हुए हैं कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में। तो सही आंसर होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। सही है ऑप्शन नंबर 3। एक जो है वो पियाजे के अनुसार है, 2 तो गलत है ही और 4 गलत है ही। आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ है? आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा, गलत है, क्योंकि यहां पर आत्म परितोषण आंतरिक अभिप्रेरणा होता, रुचि आंतरिक है, नगद पुरस्कार बाह्य है, जिज्ञासा आंतरिक है। सही आंसर इसी के साथ मिला हुआ है। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए कितना अच्छा से ये भी चीज आपको रटाया गया था। 11 बोल रहा है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संकेत अवस्था का चरण इनमें से कौन सा है? मूर्त की बात हो रही है, तो मूर्त में बच्चा कौन सा होगा? 7 से 11। जन्म से 2 साल कौन सा होता है? संवेदी गामक, और 2 से 7 पूर्व, और 11 से ऊपर अमूर्त। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करेगा? इसमें जितने भी कारक देख रहे हैं ना, अभिप्रेरणा हो, सामाजिक संदर्भ हो, संवेग हो, शिक्षा शास्त्रीय उपागम हो, सभी प्रभावित करेगा, और सभी जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में एक कथन, सही कथन इसमें से चुनना है। देखिए इसमें जो सही आंसर है ना, वह देखिए कौन सा है, पहले गलत छांटते हैं। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं है, यह बात तो गलत लिखा है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। आगे देखते हैं, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। और अगला है, बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि पर लब्धि परीक्षणों द्वारा ही नापा जाता है, गलत है। तो अब या तो 2 सही है या तो 3 सही है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, और एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। अगर एक क्षेत्र में आपकी बुद्धि लब्धि उच्च है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में भी उच्च होगा। अगर आपके अंदर मैकेनिकल बुद्धि लब्धि है, मतलब आप कारों को, इंजन को ठीक कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है बाकी रेलगाड़ी के इंजन भी ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो
पहला जो तीसरा लिखा है ना वो तो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा 2, क्योंकि बेस्ट चुनना है और इसमें से बेस्ट मेरे अनुसार से 2 ही लग रहा है, इसलिए हमारा कथन जो हैगा होगा वो ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिमत्ता विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही वाली बात बोल रहा है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, यह बात तो गलत लिखा है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है, यह भी गलत है। परीक्षाएं अधिगम का चरम लक्ष्य है, यह भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक बोल रहा है तो अस्पताल का कर्मचारी बिल्कुल नहीं। माता पिता का कार्यस्थल, मतलब माता पिता जहां काम करते हैं वो मेरा प्राथमिक होगा, जी नहीं। पुस्तकें और पत्रिकाएं, जी नहीं। निकटस्थ परिवार जो है हमारा क्या है, प्राथमिक है। और हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में इस चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ाया था, बताया था, समझाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों के भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? पहला, न अनुवांशिकता से न पर्यावरण से, गलत है, केवल गलत है। ये दोनों होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पार का मतलब क्या होता है, उसे सहारा देना, संकेत देना। तो देखिए, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर 1। 2, 3 और 4 यहां पर गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ये ज्यादा सटीक आंसर है, 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 3 और 4 गलत है, केवल वाला तो आंसर होता नहीं, अंक उन्मुख होता है, मतलब सिर्फ बोलता है अंकों पर आधारित है, यह बात तो गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना मतलब हमें सजा नहीं मिले इसलिए नियम का पालन करते हैं। ये कौन सा है? ये होगा, बच्चा पहली अवस्था में रहता है कि मुझे सजा नहीं मिले इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। सही आंसर होगा पहला नंबर जो होगा पूर्व प्रथागत, ऑप्शन नंबर 3। सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, तो जो नियम बना दिया उसका पालन करना है। सजा टालने के लिए मतलब हमें दंड नहीं मिले इसीलिए नियम का पालन करते हैं, है ना। दंड से बचने के लिए नियम का पालन करते हैं तो यह तो होगा दंड आज्ञा पालन, और वो आता है पूर्व प्रथागत में। तो प्रथा पूर्व चरण कौन सा है? 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोस्की किसका करता है? अनुवांशिकता के विकास के प्रभाव को, बिल्कुल भी नहीं। अभिप्रेरणा नहीं। संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। सही आंसर है 3। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, जी नहीं, ये तो लेव वाइगोस्की नहीं करता, ये करता है यूरी ब्रॉन ब्रेनर। सही आंसर होगा इसका 20 का, वो होगा 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? कौशल को बढ़ाना है तो समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर देखते हैं, और भी याद करना तो होगा नहीं, मानक रूप तो होगा नहीं, उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, जी नहीं। सही आंसर इसमें से देखा जाए तो बेस्ट है ऑप्शन नंबर 1, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। 21 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गुणज वैकल्य, गुणज वैकल्य क्या हुआ पता है? हिंदी माध्यम के छात्र को काफी समस्या हुई होगी, ठीक है। गुणज वैकल्य कहने का मतलब हुआ बच्चे को डिस्कैलकुलिया है, और डिस्कैलकुलिया में बच्चे को गणितीय संकल्पनाओं, गणितीय संक्रियाएं संबंधी समस्याएं होती है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता से। गति विषयक तो होगा नहीं, सांगीतिक योग्यता से होगा नहीं, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से होगा नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? मतलब उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी बढ़ाना है। क्या अनुकरण करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। अन्वेषण को प्रोत्साहित करेंगे तो बढ़ेगा। और लगातार अभ्यास गलत है, अध्यापक केंद्रित गलत होगा ही। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
24 है, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना बनाएंगे जो केवल गलत है, बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, गलत है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, गलत है, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, यह एकदम सही आंसर है। इसलिए 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। यह बात तो एकदम सही है। प्रवीणति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? बेटा इसका जब सही आंसर की तलाश करेंगे ना तो आपको पता चलेगा 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 1, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। सही आंसर है ऑप्शन कौन सा? 1, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बाकी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बात तो गलत है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, यह बात एकदम सही लिखी हुई है और यही इसका सही आंसर भी है। 3 तो गलत है, सीमित रखने की बात हो रही है। और 4 में बोल रहा है यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित, यह बात भी गलत है। यंत्रवत का मतलब होता है ज्यों का त्यों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है, प्राथमिक कक्षाओं के संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सबसे पहले बच्चे को मूर्त सामग्री, फिर चित्र और फिर संकेत देंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 27 का है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिला हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए यहां पर अलगावात्मक तो होगा नहीं, भेदभावात्मक होगा नहीं। सही आंसर या तो समानता पर आधारित या साम्यता पर आधारित। मेरे अनुसार से जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें से, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समानता पर आधारित। चलिए 28 का जो आंसर है वो 1 है। साम्यता का मतलब होता है विशेष, ठीक है, तो विशेष तो होगा नहीं, समानता पर आधारित। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहां पर बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है इनमें से। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, यह बात तो गलत लिखा हुआ है। विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, यह बात एकदम सही है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये तो गलत है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता, यह बात तो गलत है। एक क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्र के विकास की दर को प्रभावित नहीं करता, यह बात भी गलत है। हमने बाल विकास के सिद्धांत में अच्छी तरीके से यह सब बात को पढ़ाया भी है। अभी जिनके पास हमारा नोट्स होगा वो जाके अभी पलट के देखिए, चैप्टर नंबर 3 के पहले पेज पर ही यह बात लिखी हुई है, यह बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहां पर एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा है तो विभिन्न प्रकार से सूचना को प्रस्तुत करना है, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। तो सही आंसर है बहुल रूप में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बहुल रूप में। केवल वाला तो आंसर वैसे भी नहीं होता है, आपको तो मैंने शुरू में ही रटा दिया था, तो यहां पर ये तीनों गलत हो गया। सही है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको सीडीपी में कितना आया। आप ऐसे करके लिखेंगे कि सीडीपी में आप कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, यह बात आप हमें लिखकर कमेंट में बताएंगे कि सीडीपी में आपने कितना अंक लाया। देखेंगे कि जिनका अधिक अंक रहेगा, संतोषजनक अंक रहेगा, हम उसे लाइक करेंगे। आप जल्दी से आप अपना कमेंट डालिए और हमें बताइए कि आप सीडीपी में कुल कितने अंक प्राप्त किए। फिर हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। जल्दी ही कमेंट कीजिए, फिर आएंगे मैथमेटिक्स की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अब हम चलेंगे मैथ की तरफ। चलिए बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ और आते हैं मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते क्रम में मतलब होता है पहले छोटा रखना है। अब यहां पर आपको वही अनुमान लगाना है, सबको सेमी या सबको डेसीमीटर, सबको मीटर, इस सब में कन्वर्ट करके आपको बताना होगा कि कौन बढ़ते क्रम में लगा हुआ है।
देखिए इस सवालों को कैसे हल करेंगे, पहले हम इस सवालों को लिख लेते हैं। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं, 1 मिनट हम लिखने के लिए जो है यहां पर ले लेते हैं और लिखते हैं। पहले तो होता है मिलीमीटर, फिर क्या होता है सेंटीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका और हेक्टो, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है किलो, यानी मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। अब आप इसको यहां पर देखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। जैसे देखिए यहां पर अब हम सबको बदल लेते हैं, किसमें, एक यूनिट में बदल लेते हैं, और हम यहां पर बदलते हैं 50 मीटर को, 50 मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो मीटर है यहां, सेंटीमीटर है यहां, हम दो ऊपर जा रहे हैं 100 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब हम करेंगे 500 डेसीमीटर को, 500 डेसीमीटर को करेंगे कन्वर्ट। यहां देखिए डेसीमीटर को किसमें बना रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये 500 वाला क्या हो जाएगा 5000, क्योंकि डेसी से हम किस में जा रहे हैं, डेसी से जा रहे हैं हम, यहां पर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। अब हम 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो 30 तो हमारा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद आगे है 55,000 mm, इसको हम बदल रहे हैं नीचे सेंटीमीटर में, तो नीचे आते हैं तो भाग देंगे कितना से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 55,000, 55,000 जो आप देख रहे हैं mm, ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा आपके पास 5500 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद है आपका 5500 सेंटीमीटर, ये आपका 5500 सेंटीमीटर ही लिखा रहेगा। और इसके बाद जो है आपका 50 mm, ये जो लिखा हुआ है 50 mm, इसको हम mm को बनाएंगे सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये 50 mm जो है यहां पर हम लिख लेते हैं 50 mm, 50 mm को जैसे ही सेंटीमीटर बनाएंगे तो हम 10 से भाग देंगे, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको सबसे पहले यह जानना है कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले छोटे वैल्यू को लगाना है, तो छोटा होगा 50 mm, 50 mm, ये 50 mm इसमें भी है, और देखिए 50 mm यहां पर है, और इसमें 50 mm यहां पर है, और यहां पर 50 mm में है। तो इसमें जो आप सब देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलतियां हैं इसमें, इसलिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन गलतियां कहां है, ये बात आपको पता चला, गलतियां यहां पर है कि हमने जो इस सवालों को हल किया वो अलग अलग करके हल कर लिया। लेकिन आप जब सवालों को गौर से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा यहां पर कि 50 अलग है, और ये 500 और ये एक साथ है, 500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर एक साथ है, फिर ये अलग है, और फिर ये अलग है, और फिर ये अलग है। देखिए यहां पर कॉमा नहीं लगा हुआ है, यहां पर गौर कीजिएगा, ये कॉमा नहीं लगा हुआ यहां पर, बाकी में कॉमा लगा हुआ है, डीएम और सेमी में कॉमा नहीं है, यहां पर भी आपको मिलेगा, डीएम और सेमी में कॉमा नहीं मिलेगा, डीएम और सेमी में कॉमा नहीं मिलेगा। तो हम इस दोनों को अलग अलग कर लिए थे, इस दोनों को एक साथ करेंगे। 500 डीएम तो यहां हो गया, इसको करेंगे तो हमारे पास इस दोनों को मिलाकर आएगा यहां पर कितना, तो इस दोनों को मिलाकर जो आएगा हमारे पास यहां पर वो आएगा 5030 सेंटीमीटर, 5030 सेंटीमीटर। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर एक ही सही है। अब आप कहेंगे कि सर आपने एक आंसर क्या क्यों बताया और कैसे बताया, आप गौर से देखिएगा ना, यहां पर कॉमा है, यहां पर कॉमा नहीं है, ये दोनों एक साथ है, ये अकेला है, फिर ये बीच में कॉमा है, और जैसे ही ये कॉमा आ जाता है ना, ये दोनों को अलग कर देता है, और अलग कर देता है तो इस अनुसार ऑप्शन एक भी गलत हो जाता है। आप एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, उसमें अगर यहां पर कॉमा नहीं लगा होगा तो इसका मतलब है कि आंसर एक सही है, बाकी सब उठपटांग है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन एक को जाता है, यहां पर कॉमा नहीं होगा तब, क्योंकि आप जब देखेंगे ना बाकी ऑप्शन में ये 5500 और 50 को एक साथ, तो वहां पर देखेंगे कॉमा नहीं लगा हुआ, देखिए यहां पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और फिर इसमें कॉमा दे दिया है, तो हम कॉमा को अगर मान के चलेंगे तो ये भी आंसर ठीक नहीं है, और ये सब तो आंसर ठीक है भी नहीं, और सबसे सुटेबल आंसर एक हमको यही मिल रहा है, इसलिए मेरे अनुसार से एक ही आंसर सही होगा। अगर आप देखेंगे इंग्लिश वर्जन में वहां भी अगर गलत लिखा होगा तो एक बोनस अंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य 2 सितंबर को 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सितंबर 2019 को यह सुबह में चलती है, मतलब वह सारा दिन चलेगी, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, और 2 सितंबर को शाम में पहुंचती है 17:37 पर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डे बाय डे निकाल लेते हैं। तो डे बाय डे निकाल लेते हैं। तो 1 सितंबर 2019 में कितना घंटा, 24 घंटा होगा, और उसमें से ये 4:48 में प्रस्थान कर गई, इसमें हम घटा देंगे, यहां से हासिल लेगा ये, तो ये होगा 60, और 60 में से 48 गया तो होगा 12, और यहां होगा कितना, 19। यानी हमारे पास ये पता चल गया कि 1 सितंबर को जो है ये ट्रेन 19 घंटा 12 मिनट चली है, और 2 सितंबर को तो सीधा सीधा है ना 17 घंटा 37 मिनट चली है, तो डायरेक्ट यहां पर जोड़ देंगे 17 घंटा 37 मिनट, और जैसे ही 17 घंटा 37 मिनट जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 9, यहां पर होगा 4, उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 6, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 3, तो 36 घंटा 49 मिनट जो है ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में, तो 1 ही इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कह रहा है, एक बाग में वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। टोटल वृक्ष में जो जामुन का वृक्ष है वो टोटल का 1/6 भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, यह बात पता चल चुका है, जामुन के वृक्ष पता चल चुके हैं। कितना है जामुन, जामुन की संख्या है 6। देखिए यहां पर एक बाग में वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। इसका मतलब जामुन क्या है, 1/6 भाग है। ये जो 6 देख रहे हैं ना, ये 1/6 भाग है किसका, पूरे कुल संख्या का। तो यहां पर कितना हो गया, 6, यानी कुल वृक्ष कितना हो गया बाग में, 36। आगे बोल रहा है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं, और 36 में से आधा किसका हो गया, यूकेलिप्टस का, तो 18 क्या हो गया, यूकेलिप्टस का, और बाकी पीपल के हैं, तो 18 यूकेलिप्टस और 6 जामुन, तो कितना हुआ 24। और बोल रहा है कि बाकी इसमें क्या है, पीपल का, तो पीपल का तो पूछ रहा है, तो 36 में से 24 चले गया, कितना बचेगा, 12 ना। तो सही उत्तर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। लक्षण मानने की बात हो रही है यहां पर। देखिए यहां पर केवल वाला तो आंसर होगा नहीं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, विद्यार्थियों के पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना गलत है, गणितीय परिभाषाओं को कंटेस्ट करना गलत है, तो एक ही हमारे पास पॉजिटिव आंसर मिला, वो मिला ऑप्शन नंबर 2, तो सही आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलिनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 है, तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। हिट एंड ट्रायल से बना लीजिए, ज्यादा बेहतर है। देखिए 36 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर 1 2 3 4 में से ही कोई होगा। पहले अब देखेंगे कि सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105, क्या राशि 105 आता है, 26 रुपए, 26 सिक्के होंगे 2 रुपए के, तो कितना होगा, यहां पर होगा बेटा वो होगा 56 और प्लस कितना 50, 106 हो गया, नहीं हो गया, ये गलत है। यहां पर चेक करते हैं 50 और कितना 55, तो एकदम सही है। यहां पर तो 105 आ रहा है। बाकी को चेक करेंगे, 48 प्लस का 60 नहीं आएगा। यहां पर चेक करेंगे तो 42 और प्लस का 75 नहीं आएगा। सही आंसर में एक ही आया 105, और वो आया ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मान निकालने के लिए बोल रहा है, बॉड मास का सवाल है। हमने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया था। पहले हम करेंगे भाग की क्रिया, तो चलिए पहले हम करते हैं यहां पर भाग की क्रिया। तो ये तो गुना हो गया, प्लस भाग करेंगे यहां पर, तो कितना होगा 6 माइनस का 3 गुने का 12 दशमलव कितना होगा 5। काफी अच्छे तरीके से ये सवाल बताया गया था। अब गुना की क्रिया करेंगे, तो यहां पर गुना की क्रिया करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 43 दशमलव कितना 5,
43.5। जब आप यहां पर 14.5 को गुना करेंगे 3 से तो आएगा 43.5 प्लस का 6, यहां पर माइनस है, माइनस लगा देंगे और इसके आप यहां पर गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 37 पॉइंट कितना 5, 37.5 यहां तक निकल गया आपको। अब करेंगे यहां जोड़ेंगे तो यहां पर है 46, यहां पर अगर जोड़ेंगे तो क्या हो गया 49.5 और माइनस 37.5, मतलब यहां पर 37 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। इधर तो हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। सही आंसर है 12। 12 किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 4 में। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगर ये सवाल भी अगर आपने गलत कर लिया तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए हैं। आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। बिल्कुल सही है। इस तरह के सवाल भी हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी करवाया था और प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। मैं 2 अंकों की संख्या हूं। उसके बाद लिखा है दहाई के स्थान पर 2 का गुणज है। 2 का गुणज मतलब 2 के पहाड़ा में जो भी आएगा वही होगा, या 2 दूना 4, 8, 6 जो भी है यही होगा। इकाई का अंक पर 3 का गुणज है। 3 का गुणज इस सब में है और 2 का गुणज सब में है। दोनों संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या है 9 और 6 15 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया यहीं पर। 8 3 11 अभाज्य संख्या है, इसको लेकर चलेंगे। 9 और 4 13 अभाज्य संख्या है और ये भी नहीं है, इसको भी काट देंगे। अब इसी दोनों में से कोई आंसर है और बोल रहा है जो कि एक 52 का गुणनखंड है। दोनों संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणनखंड है। देखिए यहां पर दोनों संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहां पर देखिए दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज। दोनों संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है तो 9 6 15 नहीं हुआ, 6 4 10 नहीं हुआ, 8 3 11 और 9 4 13, इसी दोनों में से कोई एक आंसर है। और दोनों संख्या का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणनखंड है और 52 का यहां पर हमें गुणनखंड निकालना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो वो होगा आपका कौन सा, वो होगा यहां पर 13। और देखिए यहां पर जोड़कर किसमें 13 आता है, वही इसका आंसर सही है। 9 और 4 13 सही आंसर मिल गया हमको। ऑप्शन नंबर कौन सा 3। समझ गए ना बात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 7 देख लिए। 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुक्त सिरे वाला प्रश्न को पहचानना है। इसका जो सही उत्तर है वो है 4। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है क्या है। अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि सर 120 गुने 4, और कुछ बच्चे ये भी जवाब देंगे सर 12 गुने 40 नहीं देंगे। कुछ बच्चे और भी तरीके हैं इसका जवाब देने का, और भी तरीके से बताएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। भाग का गठन वैकलन की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्या की अवधारणा पर हुआ है। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। देखिए यहां पर जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 1। भाग का गठन वैकलन की अवधारणा पर हुआ है, ये बात गलत लिखा हुआ है। बाकी जो बात है ना वो एकदम सही है, लेकिन 1 नंबर बात गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, 9 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बोल रहा है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों और क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिचालन के लिए ग्रीड पेपर एकदम सही है। टाइलिंग भी सही है, अवसर दिए जाने चाहिए, यह भी सही है। सही जो इनमें बोल रहा है कौन सा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, यह बात गलत लिखा हुआ है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं की बात है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है, यही बात गलत लिखी हुई है। बाकी 2 3 और 4 एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं। मानस दर्शन हमने बताया था क्लास में, लास्ट क्लास में भी बच्चे पूछे थे हमसे सर मानस दर्शन क्या होता है। हमने बोला था कि आप जो चीजों को अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं वही मानस दर्शन है। सही आंसर है 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। सही कथन पहचानना। इसमें समस्या समाधान में लड़के लड़कियां से अधिक योग्य है, यह बात तो गलत है। और ए बात यहां भी है, यहां भी है, गलत है।
ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को गणित कठिन लगता है, ये बात भी गलत लिखी हुई है। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है, यह बात एकदम सही है और सही आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न दिया गया है। यहां पर 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया, मतलब आप 80 किलोमीटर यात्रा करते हैं 8 घंटे के लिए तो आपको 800 रुपया देना पड़ता है। प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपया और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए आपको 100 रुपया है यहां पर, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर ए से बी तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे तक पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है? 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वो पहुंच गया। 7 से 4 बजे तक, पहले तो आप टाइम देख लीजिए कितना है, टाइम कितना देर लगा। सुबह में 7 बजे चले ना तो यहाँ 5 घंटा, उधर 4, 9 घंटा आपको लगा जाने में। पहले तो आपको देख लीजिए यहाँ पर 250 किलोमीटर तक का सफर ए से बी तक किया। 250 किलोमीटर में जो 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया ही लगता है। तो आपको 8 घंटा जब सफर किए ना इसमें से, और 8 घंटा सफर किए और 80 किलोमीटर सफर किए हैं, तो आपको कितना रुपया देना है? 250 रुपया ही देना है। देखिए ये 800 रुपया है, 250 नहीं है। 80 किलोमीटर और 8 घंटे के लिए कितना है? 800 रुपया। अब देखिए 80 किलोमीटर तो ये सफर किया, यहां पर 80 किलोमीटर सफर कर लिया 250 में से, तो 250 में से 80 खत्म हो गया यहां पर। तो 250 में से जैसे ही 80 जाएगा तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना? 170। अब 170 किलोमीटर की यात्रा और बची है, तो यहां पर है क्लियर लिखा हुआ है कि प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया और प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपया। तो 1 घंटा तो और सफर करेगा ना, चूंकि 9 घंटा लगा है यहां पर, तो 1 घंटा के लिए इसको 100 रुपया और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कितना है? यहां पर लिखा हुआ 800 और 100 रुपया, और यहां पर कितना हो गया? 900 रुपया। अब किलोमीटर बचा है यहां पर कितना? 710, और 1 किलोमीटर के लिए यहां पर 10 रुपया है, तो 710 के लिए कितना? 1700, और 1700 और 900 कितना होगा? 2600। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है? मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आरेख, संकेत प्रतीकों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। अब यहां पर देखिए प्रतिचित्रण के लिए कौन सा पहलू विद्यमान है, तो यहां पर बताना है आपको कौन सा इसमें से सही विकल्प होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यह क्वेश्चन कुछ अधूरा सा है, क्योंकि यहां पर ABCD है और यहां पर क्या बोल रहा है लगाने के लिए क्रम में या क्या करने के लिए वो क्लियर ही नहीं है। बोल रहा है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। तो प्रतिचित्रण का अगर पहलू विद्यमान की बात करें, देखिए ACD और ACD यहां पर भी ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर भी ऑप्शन दिख रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सही तरीका से जो क्वेश्चन देखा जाए तो वो सही तरीका से क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़कर चलेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है, मतलब इनमें से आपको एक निगेटिव चुनना है। वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। ये बात गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, 8 सेमी और 10 सेमी भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। चलिए बना दिए, यहां पर विभाजित किया, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। अब इसको विभाजित कर दिए, यहां से भी कर दिया गया और यहां से भी कर दिया गया। अब बोल रहा है प्रत्येक छोटे का। अब आप यहां देखिए 8 सेमी है तो ये कितना हो गया, यहां पर ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 4, और ये 10 है तो इधर कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 10 ये यहां पर देखिएगा तो यहां से यहां की अगर दूरी देखा जाए, यहां से अगर यहां की दूरी ले तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी 5, क्योंकि यहां से यहां 5 है। फिर 5 4 9, फिर 9 5 कितना 9 5 14, और फिर 14 और 4 कितना 18। बस ये परिमाप क्या हो गया इसका 18 हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा
4। चलिए यहां पर मिल गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक 270 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसकी चौड़ाई दे रखा है 50, तो लंबाई क्या होगी? ये 50 है, ये 50 है, क्योंकि चौड़ाई बराबर होता है तो अब हमारे पास 100 खत्म हो गया तो 170 बचाना, और 170 का हम क्या कर देंगे आधा, तो कितना होगा 2 8 16 और 2 5 कितना 10। कितना सही आंसर है? वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 85 सेमी। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? ठीक है, त्रिविम उपयुक्त नहीं है। तो देखते हैं, सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, मेरे अनुसार से यही होना चाहिए उत्तर। वैसे और भी ऑप्शन देखते हैं। इसकी कल्पना करना कि दी गई रेखाओं पर मोड़ते हुए एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जाते हैं। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलित करना। हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का योग कितना होगा? 88 होगा, ठीक है। बनी संख्या का योग कितना होगा? 88 होगा। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है? बड़ा है। चलिए देखते हैं हम इसको सवालों को हल करके इस संख्या को हल कैसे करेंगे। देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना 8, यहां पर इकाई का अंक या दहाई के अंक, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 8 जो है किन किन संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, सही है। 2 और 6 को जोड़ेंगे भी तो 8 आएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे भी तो 8 आएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे भी तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। इसके बाद बताइए और कोई है? 5 और 3 यहां तो आ ही गया, और कोई नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहां पर पलट के, ये 7 यहां है तो 7 यहां आ जाएगा, 1 यहां है यहां आ जाएगा, 6 यहां 2 यहां, 5 यहां 3 यहां, इसके बाद 4 यहां और ये 4 यहां, सबको जोड़कर देखिए तो आपको 88 आएगा। और बोल रहा है कितनी संख्या है जिसमें इकाई का दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो इसमें बस 3 ही संख्या दिख रही है हमको। एक 71 है, एक 62 है, एक कौन सा है 53 है, 44 तो होगा नहीं, बराबर हो गया। सही आंसर है 3 और वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो इसमें एक सही उत्तर को पहचानना है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, एकदम सही है। ये तो गलत है, हस्तक्षेप नहीं करना ये गलत है। महत्व दिया जाना चाहिए, आंसर पृथक संख्याएं गलत है, और केवल वाला तो आंसर गलत होता ही। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बनाने वाला है, देखिए यहां पर एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप में अंकित की गई है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और बड़ा सा क्वेश्चन दिख पाए, ठीक है। दिख रहा है ना? चलिए और 1 मिनट इधर देखिए, इधर है भी, हाँ है, यहां से यहां तक क्वेश्चन है। चलिए वहां तक कर लिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न दी गई है। चावल है 70, काला चना 90, गेहूं का आटा 45, पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम का 40 है, पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम का 60 है, नमक का 1 पैकेट 25 है, बिस्किट 1 पैकेट 20 है। आशीष 5 केजी जो है चावल लेता है, तो 5 केजी लिया चावल, तो चावल का मूल्य बताइए कितना होगा? गुने 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 350, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहां पर इसी से हल निकलेगा। 5 केजी गेहूं का आटा लेता है। अब गेहूं का आटा की बात हो रही है, यहां पर 5 केजी है, 45 रुपए से आटा है, तो 5 केजी आटा आएगा तो इसके पास आएगा कितना? 225 रुपया का ये क्या लेगा? आटा लेगा। चावल हो गया, आटा हो गया। 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया लेता है, और पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम ही है, वो 40 रुपए का है। 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च लेता है, तो 250 ग्राम पीसी हुई मिर्ची है, वो कितना का है? 60 का है, ठीक है। 2 केजी काले चने लेता है। अब आते हैं काले चने, यहां पर 90 रुपए किलो है, 2 केजी ले रहा है, तो 180 रुपए का ये क्या ले रहा है? काला चना ले रहा है। और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदता है। यदि उसके पास 1000 रुपया है तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीदेगा? पहले तो आप ये रुपया देख लीजिए,
कि यहाँ पर ये रुपया कितना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बिस्किट के पैकेट निकालना देखेंगे। तो यहाँ पर है वो 350 रुपए का क्या लिया, 350 रुपए का ले लिया वो चावल। उसके बाद 180 रुपए का ले लिया वो काला चना। उसके बाद 225 रुपए का ले लिया, क्या लिया है, 225 रुपए का वो गेहूं का आटा। चलिए इसके बाद 40 और 60 रुपए का सामान और लेता है, मतलब 100 रुपए का सामान और लेता है। जब इस तरह से जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वह आएगा 855 रुपया। कितना आएगा, 855 रुपया। अब इसके पास जो रुपया बच गया ना, वो बच गया 145 रुपया बचा है। और 145 रुपया में वह सिर्फ 7 पैकेट ही खरीद सकता है बिस्किट, क्योंकि 10 रुपए बिस्किट है ना, 7 पैकेट नहीं बेटा। यहां देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मेरे अनुसार होना चाहिए ये जो लेगा, ये तो उधर 10 पैकेट और इधर जो है और 4 पैकेट लगभग होगा, तो 14 पैकेट होना चाहिए। ऑप्शन तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अधूरा है, और अगर इंग्लिश वर्जन में भी ये क्वेश्चन अगर अधूरा रहता है तो आपको जो है इसके लिए बोनस अंक दिए जाएंगे, तो घबराना नहीं है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो अधूरा है, इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अगर आप लोग से सॉल्व हो रहा है या इंग्लिश वर्जन में सही है तो कृपया हमें क्वेश्चन भी भेज देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए अब छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर क्या है, 0। चलिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। 100वें स्थान मतलब यहां पर है क्या, 0 है, ठीक है। दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर एक अंक से दुगुना है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, यहां पर यह दुगुना होगा। जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। चलिए इस सब में 0 है, देख लिए, बिल्कुल यहीं से हम हिट एंड ट्रायल से बना लेंगे। यहां पर बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई से दुगुना है, इसमें दुगुना नहीं है, आधा है, इसमें दुगुना है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। एक ही बार में आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, और 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। तो उत्तम योजना होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में सामूहिक परिचर्या विचार विमर्श का संचालन करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा होता है। बेटा ये चीज तो काफी अच्छे तरीके से हमने YouTube पर भी बताया था, स्तर 0 पर होगा। सही आंसर होगा आंसर 1, ऑप्शन 1, स्तर 0। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ छात्रों ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। देखिए उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर या बताकर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, गलत है। उनको अपनी कॉपी पर 10 बार, ये तो गलत है, श्यामपट पर सही उत्तर लिखना, तो सही आंसर होगा उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मानक का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। मानकों का प्रयोग निम्न से किस अवधारणाओं को समझाने के लिए करेंगे, तो हम करते हैं यहां पर, वो सही आंसर होगा, मानक का प्रयोग सही होगा इसमें संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप, संख्या बोध चौपर स्थानीय मान, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, आयतन वाला तो आंसर है नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पर संख्या बोध भिन्न और प्रतिरूप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो गणित पाठ्यक्रम का भाग जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुमान लगाना। प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। समिति है, पूर्णांक है, चौपर यानी टाइलिंग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर सत्य की बात हो रही है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, 2 गुणनखंड होता है, यह बात गलत है। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। यह बात जो है यहाँ पर गलत लिखी हुई है। जब 2 अभाज्य संख्या में हम दोनों अभाज्य संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अभाज्य संख्या रहेगी। जैसे 11 अभाज्य है और 5 अभाज्य है, देखिए कहाँ आया अभाज्य, यह बात भी क्या है, गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आभास संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, यही इसका सही कथन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न है। अब देखिए यहाँ पर वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे और यहीं से हम भाग दे देकर चेक करेंगे। यहां से इसमें भाग देंगे, यहां से इसमें भाग देंगे, देखेंगे क्या 3 और 7 आता, शेष नहीं आएगा। जब आप 17 से भाग दीजिएगा, 88 में 17 5 कितना 85, शेष यहां पर बचेगा 3, रिमाइंडर आएगा 3। और इसमें फिर पुनः 160 को भाग दीजिएगा 17 से, तो 17 नमा 153, यहां पर बचेगा 7। और सही आंसर जो होगा वो होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं 2 17। 29 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या को रखना है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी पहले देख लीजिए वो कौन सा होगा। सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 9.9 और 0, ये 990 वाला सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 990 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगी 909 वाला, मतलब 9.909। इससे ये छोटी है। अब इससे जो छोटी संख्या होगी 909 से जो छोटी संख्या होगी, इसमें देखिए ये 90 है, ये 9 है, ये 99 है, तो होगा 9.099। अब इससे भी छोटी खोजना है तो इस दोनों में इससे छोटी हो गया आपका, वो होगा 90। अब इससे भी छोटी खोजना है तो इससे छोटी यहां पर बच गया आपका 9.009। यह भी हम काफी अच्छे तरीके से आपको बता चुके थे। देखिए यहाँ पर 990, 909, 99, 90 और 9, यानी ये एकदम अवरोही क्रम में सज गया। अब बोल रहा है इसमें जो है आपको तीसरे नंबर पर पहला दूसरा तीसरा पर कौन आया, 9.099 और 9.099 ऑप्शन नंबर कौन से है, 1 में है। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 9.099। तो इस तरह से हमारा जो है मैथ का भी यहीं पर सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप मैथ में 30 में से कितने अंक प्राप्त किए, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ हमारा 21 जनवरी तक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो चुका है। 11 जनवरी भी कर चुके हैं, 12, 13 और 17 जनवरी के पेपर 1 का क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध नहीं हुआ है या कोई अभ्यर्थी नहीं भेजे हैं, इस वजह से हम उपलब्ध नहीं कर पाए। अगर आप में से कोई अभ्यर्थी देख रहे हैं 12, 13 और 17 जनवरी वाले पेपर 1 के, तो आप हमें क्वेश्चन भेज देंगे तो एक्सप्लेनेशन करवा देंगे, अन्यथा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम सीधे चलेंगे पेपर 2 की तरफ। ठीक है बेटा, तो हम पेपर 1 का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि 21 जनवरी वाले अभ्यर्थी जो है इस वीडियो को देख सकेंगे और आंसर मिलान कर सकेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो हम इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।